चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन में कंपाउंड्स गिवन थे, होमोलोगस सीरीज आपको गिवन थी और इन होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड आपको बताना था मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर चेन आइसोमरिज्म। जैसा कि कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है, मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर चेन आइसोमरिज्म इज इक्वल टू मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर ब्रांचिंग। यहां पर हम बात कर सकते हैं इट विल बी इक्वल टू मिनिमम कार्बन फॉर ब्रांचिंग। और ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है ये चेक करने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी। उसके लिए एक जनरल स्केलेटन हमें यूज करना होता है, बस उसी स्केलेटन की हेल्प से हम इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। अब फर्स्ट आपको दिया है एल्केन। देखो जो जनरल स्केलेटन हमारे पास है वो ये स्केलेटन है। अब इस स्केलेटन में हम कह सकते हैं कि देखिए दिस इज द प्रिंसिपल कार्बन चेन एंड दिस इज ब्रांच। बस ब्रांच हमें मिल चुकी है। यहाँ पर ये हमारे पास इस कार्बन चेन की ब्रांच है, ब्रांच हमारे पास अवेलेबल है। बस अब हमें इस जनरल स्केलेटन को रिक्वायर्ड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। और रिक्वायर्ड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड क्या है? एल्केन। और एल्केन के लिए आपको इसमें क्या प्लेस करना है? ओनली हाइड्रोजन्स, क्योंकि एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि अगर मैं इन कार्बन एटम्स की वैलेंसीज को हाइड्रोजन से बैलेंस कर दूं तो ये कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा एल्केन विथ अ ब्रांच। और इस केस में अगर बात की जाए तो फिर तो हमारे पास एल्केन में ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन की अगर हम बात करें तो 4 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड है। और अगर 4 कार्बन रिक्वायर्ड है तो यही चेन आइसोमरिज्म में मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। मतलब हम बात कर सकते हैं एल्केन विथ 4 कार्बन एटम्स विल शो चेन आइसोमरिज्म। और अगर हमें इसका चेन आइसोमर बनाना है तो क्या करें? प्रिंसिपल कार्बन चेन में हमें नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना है। और उसके लिए हमारे पास तो यहाँ पर इजीएस्ट मेथड ये हो सकता है कि ब्रांच वाले कार्बन को अगर हम चेन में शिफ्ट कर दें तो दैट विल बिकम चेन आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। और इसे अगर हम चेन में शिफ्ट कर दें तो अब कार्बन चेन में हमें 4 कार्बन मिल जाएंगे। और यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स में हम रिलेशन दे सकते हैं, दीज आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बस इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट आपको दिया है एल्कीन। देखो पहले आप फिर से वही जनरल स्केलेटन यूज करें और अब इसमें ब्रांच तो हमें मिल चुकी है, बस अब आपको इस जनरल स्केलेटन को एल्कीन में कन्वर्ट करना है। और एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? वी हैव टू प्लेस वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। नाउ ट्राई टू प्लेस डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स विदाउट इंक्रीजिंग कार्बन। पहले हम ये ट्राई करें कि कार्बन को बिना इंक्रीज किए हम इसी स्केलेटन में डबल बॉन्ड प्लेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम कार्बन यूज करना है तो हम कार्बन को इंक्रीज करने की जल्दी ना करें। अब आप देखो इस कार्बन चेन में अगर हमें डबल बॉन्ड प्लेस करना है तो इज इट पॉसिबल टू प्लेस डबल बॉन्ड इन दिस कार्बन चेन? यस, क्योंकि अगर आप डबल बॉन्ड कहीं भी प्लेस करो, सिमेट्रिकल है इस साइड या इस साइड, तो हम बात कर सकते हैं कि इस कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी हो जाएगा और ये ब्रांच भी रहेगी और वैलेंसी भी मेंटेन रहेगी। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं एल्कीन विद 4 कार्बन एटम्स, एल्कीन विद मिनिमम 4 कार्बन एटम्स विल शो चेन आइसोमरिज्म। और इसका अगर हमें चेन आइसोमर बनाना है तो क्या करें? ब्रांच वाले कार्बन को मेन चेन में शिफ्ट कर दें। ब्रांच वाले कार्बन को अगर आप मेन चेन में शिफ्ट करेंगे तो अब हम बात कर सकते हैं these are 2 alkenes, that is the compounds which belong to same homologous series are having different number of carbon atoms in their principal carbon chain। और साथ में ये भी देखो कार्बन चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस है तो ये किसके थ्रू है? ब्रांचिंग के थ्रू। यही तो चेन आइसोमरिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन आपको दिया है। अब यहां पर फिर से वही स्केलेटन and now try to convert this skeleton into alkyne, and for that we have to place one triple bond. Now is it possible to place triple bond in this carbon chain without increasing carbon? क्या इसमें कार्बन इंक्रीज किए बिना हम ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर सकते हैं? नो, क्योंकि देखो ट्रिपल बॉन्ड अगर आप प्लेस करेंगे तो मिडिल वाले कार्बन की, सेंटर वाले कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, वैलेंसी एक्सीड कर जाएगी 4 से, जो पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर कार्बन इंक्रीज करना ही होगा। तो चलिए एक कार्बन इंक्रीज करते हैं। किस साइड इंक्रीज करें? लेफ्ट साइड या राइट साइड? किसी भी साइड इंक्रीज कर सकते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हमारे पास है। चलिए इस साइड अगर मैं कार्बन को इंक्रीज करता हूं तो नाउ आई कैन प्लेस वन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब एल्काइन में ब्रांचिंग के लिए हम कह सकते हैं मिनिमम 5 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड हैं। और अगर ब्रांचिंग के लिए मिनिमम 5 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड हैं तो वही चेन आइसोमरिज्म के भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। मतलब एल्काइन विद 5 कार्बन एटम्स विल शो चेन आइसोमरिज्म। और इसका चेन आइसोमर बनाना है, आसान है। आप ब्रांच वाले कार्बन को मेन चेन में शिफ्ट कर दें तो ये हमें इसका चेन आइसोमर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एल्केनाइन आपको दिया है, देखो एल्केनाइन मतलब इन प्लस आइन, द हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। चलिए फिर से उसी स्केलेटन के साथ में स्टार्ट करते हैं। अब हमें इसमें एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्लेस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू प्लेस द रिक्वायर्ड मल्टीपल बॉन्ड विदाउट इंक्रीजिंग कार्बन। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो प्लेस नहीं कर सकते, बट डबल बॉन्ड कैन बी प्लेस्ड। किसी भी साइड प्लेस कर दो, जैसे इस साइड आपने डबल बॉन्ड प्लेस कर दिया। नाउ वी हैव टू प्लेस वन ट्रिपल बॉन्ड आल्सो फॉर एल्केनाइन, एंड फॉर टू प्लेस ट्रिपल बॉन्ड we need to increase carbon atom in this skeleton, क्योंकि कार्बन इंक्रीज किए बिना हम इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो प्लेस नहीं कर पाएंगे। चलिए मिनिमम कार्बन इंक्रीज करते हुए हम ट्रिपल बॉन्ड प्लेस करने की बात करें। देखो इस साइड अगर मैं कार्बन इंक्रीज करता हूं तब तो मैं ट्रिपल बॉन्ड प्लेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस साइड अगर मैं कार्बन इंक्रीज करता हूं तो नाउ आई कैन प्लेस ट्रिपल बॉन्ड। मतलब एल्केनाइन में ब्रांचिंग के लिए मिनिमम 5 कार्बन रिक्वायर्ड है, तो फिर तो चेन आइसोमरिज्म के लिए भी मिनिमम 5 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। और इसका अगर आपको चेन आइसोमर बनाना है, वही तरीका है, ब्रांच वाले कार्बन को आप मेन चेन में शिफ्ट कर दो तो आपको इसका चेन आइसोमर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको दिया क्लोरो एल्केन। क्लोरो एल्केन में फिर से वही जनरल स्केलेटन के साथ में स्टार्ट किया जाए, ठीक है। नाउ कन्वर्ट इट इनटू क्लोरो एल्केन, और क्लोरो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लोरीन इसमें प्लेस करना होगा। देखो ये तो ब्रांच है, आप ब्रांच को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि ब्रांच हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर चेन आइसोमरिज्म। आप इस चेन में चेंज करो जो भी करना है, और इस चेन में मुझे एक क्लोरीन प्लेस करना है। वो हम कहां प्लेस कर सकते हैं, कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। आप यहां प्लेस कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास क्लोरो एल्केन विथ ब्रांच। और इसका मतलब क्लोरो एल्केन में ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है, 4। और अगर 4 कार्बन रिक्वायर्ड है तो चेन आइसोमरिज्म के लिए भी 4 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। और इसका चेन आइसोमर बनाना है, फिर से वही टेक्निक है, ब्रांच वाले कार्बन को आप मेन चेन में शिफ्ट कर दें तो आपको इसका चेन आइसोमर मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपको दिया है एल्केनॉल। एल्केनॉल के लिए भी फिर से स्टार्ट करते हैं विद मिनिमम 4 कार्बन एटम्स, सेम स्केलेटन। नाउ कन्वर्ट इट इनटू एल्केनॉल, और उसके लिए हमें एक OH ग्रुप प्लेस करना होगा कार्बन चेन में, और वो आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहां प्लेस कर दिया तो ये आपके पास 3 कार्बन एटम्स की चेन हो जाएगी, और उसमें ये ब्रांच हो जाएगी। तो इसका मतलब एल्केनॉल में ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है, 4। तो फिर चेन आइसोमरिज्म के लिए भी 4 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। आ रहा है समझ में? सेम टेक्निक से आप देखो सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, तो कहीं भी आपको कुछ ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आप कंसेप्ट को समझे और अप्लाई करें, अपने आप क्वेश्चन का आंसर आएगा। और देखो इसमें नेक्स्ट हमें दिया है एल्केनोइक एसिड। अब स्टार्ट करते हैं विद द सेम स्केलेटन, एंड नाउ कन्वर्ट इट इनटू एल्केनोइक एसिड। अब देखो पहले तो हम इसे एल्केनोइक एसिड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें विदाउट इंक्रीजिंग कार्बन। अब एल्केनोइक एसिड के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ऐसा करते हैं, देखो इस कार्बन चेन के किसी भी टर्मिनल कार्बन को, किसी भी एक टर्मिनल कार्बन को हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम बात कर सकते हैं दिस इज एल्केनोइक एसिड विद ब्रांच। और अगर एल्केनोइक एसिड में ब्रांचिंग के लिए मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड है, तो फिर तो चेन आइसोमरिज्म के लिए भी मिनिमम 4 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। और अब हमें क्या करना होगा, ब्रांच वाले कार्बन को आप मेन चेन में शिफ्ट कर दो, तो ये कंपाउंड्स हो जाएंगे चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट आपको दिया है एल्कोक्सी एल्केन। देखो स्टार्ट विद द सेम स्केलेटन, 4 कार्बन, एंड नाउ कन्वर्ट इट इनटू एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन के लिए हमें इसमें ईथर फंक्शनल ग्रुप प्लेस करना है। तो देखो एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, OR ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप की अगर बात की जाए तो इट इज OR ग्रुप। जैसे एल्केनॉल के लिए हमें OH ग्रुप प्लेस करना होता है, क्लोरो एल्केन के लिए हमें क्लोरीन प्लेस करना होता है, ऐसे ही एल्कोक्सी एल्केन के लिए हमें क्या प्लेस करना होगा, OR ग्रुप। तो इस कार्बन चेन में आप कहीं भी OR ग्रुप प्लेस कर दो, यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एल्कोक्सी एल्केन। लेकिन हमें क्योंकि मिनिमम कार्बन फाइंड करना है, तो आप बताओ मिनिमम कार्बन के लिए हम इसमें अल्काइल ग्रुप क्या प्लेस कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप कैन बी मिथाइल विद 1 कार्बन। तो बस यहां पर हम इसमें 1 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप प्लेस करते हैं, दैट इज मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास एल्कोक्सी एल्केन में ब्रांच होने के लिए मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट है। और अगर मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट 5 कार्बन है, तो फिर तो चेन आइसोमरिज्म के लिए भी 5 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और इसका अगर आपको चेन आइसोमर बनाना है, तो इसका चेन आइसोमर आपके पास ये हो जाएगा। दीज आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा आप ध्यान देना, एल्कोक्सी एल्केन में हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर फाइंड किया हो 4,
वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ये एल्कोक्सी एल्केन बना देते हैं विद 4 कार्बन एटम्स, और इसका चेन आइसोमर बनाने के लिए स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक क्या करते हैं, या तो इस कार्बन को इस पार्ट में शिफ्ट कर देते हैं। अब यहां पर 3 कार्बन एटम्स चेन में, यहां पर 2 कार्बन एटम्स चेन में, और ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि दीज आर चेन आइसोमर्स। जबकि आप याद करो चेन आइसोमर्स के लिए हमने डिस्कस किया था कि आपको चेन में नंबर ऑफ कार्बन अगर चेंज करना है तो दैट मस्ट बी थ्रू ब्रांचिंग, वो ब्रांचिंग के थ्रू ही करना था। जबकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसे सेकेंड पार्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा हमने डिस्कस किया है। ये केस चेन आइसोमरिज्म के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चलिए तो ये तो यहां पर चेन आइसोमर्स नहीं है। एक और मिस्टेक कई बार स्टूडेंट करते हैं, देखो क्या करते हैं, वो इस कंपाउंड का चेन आइसोमर कई बार वो इसे मान लेते हैं, दीज आर चेन आइसोमर्स। लेकिन आप सोचिए ये भी चेन आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 कार्बन एटम्स पे कार्बन को डिक्रीज करके सोच रहे हैं कि ब्रांच बना दें, तो 3 कार्बन एटम्स में ब्रांचिंग कैसे पॉसिबल है। आप सोचिए अगर इस कंपाउंड में भी प्रिंसिपल कार्बन चेन का आप सिलेक्शन करेंगे तो प्रिंसिपल कार्बन चेन यहां तक नहीं होगी, इस कार्बन को कवर करते हुए प्रिंसिपल कार्बन चेन तो फिर से 3 कार्बन की हो जाएगी, यहां भी 3 कार्बन, यहां भी 3 कार्बन। अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे तो फिर वो चेन आइसोमर्स कैसे होंगे। तो ये मिस्टेक नहीं करना। चेन आइसोमर्स अगर आपको एल्कोक्सी एल्केन में देखना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 5 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। 4 कार्बन एटम्स से चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, 5 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आपको दिया है एन अल्काइल एल्केनामाइन, स्टार्ट विद द सेम स्केलेटन एंड नाउ कन्वर्ट इट इनटू एन अल्काइल एल्केनामाइन। देखो एन अल्काइल एल्केनामाइन नेम से ही समझ में आना चाहिए, इट इज 2 डिग्री अमाइन, एल्केनामाइन 1 डिग्री अमाइन, एन अल्काइल एल्केनामाइन 2 डिग्री अमाइन, एन डाइअल्काइल एल्केनामाइन 3 डिग्री अमाइन। तो अब आप देखो अगर मुझे इसे एन अल्काइल एल्केनामाइन मतलब 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट करना है तो 2 डिग्री अमाइन के लिए फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होगा, NHR। ये 2 डिग्री अमाइन के लिए फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पर मैं प्लेस कर दूंगा NHR। और फिर से आप देखो मिनिमम कार्बन के लिए हम R ग्रुप क्या प्लेस करेंगे इसमें, मिथाइल ग्रुप। दिस इज एन अल्काइल एल्केनामाइन विद ब्रांच। और आप देख सकते हैं यहां पर भी ब्रांचिंग के लिए मिनिमम 5 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड है, मतलब एन अल्काइल एल्केनामाइन में चेन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम 5 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे। और इसका चेन आइसोमर बनाने तो उसके लिए क्या करें, ब्रांच वाले कार्बन को इस मेन चेन में ट्रांसफर कर दो तो वो चेन आइसोमर हो जाएगा। लास्ट आपको दिया साइक्लोएल्कीन। देखो साइक्लोएल्कीन में आपको ये चेक करना है कि ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है। अब एक बात समझना, पहले तो साइक्लोएल्कीन के लिए मिनिमम 3 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड है। पहले तो साइक्लोएल्कीन के लिए मिनिमम 3 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड है। अब ब्रांच के लिए कम से कम 1 कार्बन आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो दिस इज साइक्लोएल्कीन, दिस इज साइक्लोएल्कीन विद ब्रांच। बस अब आपको इसका, अब इसमें हम बात कर सकते हैं कि साइक्लोएल्कीन में ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन एटम्स कितने रिक्वायर्ड है, 4 कार्बन। तो फिर चेन आइसोमरिज्म भी 4 कार्बन से पॉसिबल है। करना कि आपको इसका चेन आइसोमर कैसे बनाओगे, ब्रांच वाले कार्बन को मेन चेन में शिफ्ट कर दो तो ये दोनों कंपाउंड्स आपस में चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से चेन आइसोमरिज्म के लिए हम मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ में चेन आइसोमरिज्म वाला पार्ट हमारा फिनिश होता है। देखो चेन आइसोमरिज्म में हमने 2 तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए। एक तो पेयर ऑफ कंपाउंड आपको गिवन होता है और उसमें आपको रिलेशन फाइंड करना होता है, और दूसरा एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज आपको गिवन होती है और उसके मेंबर में आपको मिनिमम कार्बन फाइंड करना होता है चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट किया जाए इसमें पोजीशन आइसोमरिज्म, PI। देखो पोजीशन आइसोमरिज्म और चेन आइसोमरिज्म में आप याद करें एक कंडीशन कॉमन है, कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहां पर वही रहेगी, कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। सेकंड कंडीशन यहां पर हम बात करते हैं, देखो आप ध्यान देना, जो आइसोमरिज्म का नेम है, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, जो आइसोमरिज्म का नेम है उसी में डिफरेंस होगा। जैसे चेन आइसोमरिज्म में कहां डिफरेंस होता है, चेन में,
तो पोजीशन आइसोमरिज्म में कहां डिफरेंस होगा? पोजीशन में। अब हमने कहा भाई पोजीशन आइसोमरिज्म में कंपाउंड्स हैव डिफरेंस इन पोजीशंस, तो पॉइंट आता है पोजीशन ऑफ व्हाट, किसकी पोजीशन में डिफरेंस होगा? तो ध्यान देना, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है, या फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है, या फिर मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस हो सकता है। ध्यान देना, कंपाउंड्स हैव डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ व्हाट? मल्टीपल बॉन्ड। दे मे हैव डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और दे मे हैव डिफरेंस इन देयर पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। एक बात ध्यान देना, हमने कहा पोजीशन आइसोमरिज्म में पोजीशंस डिफरेंट होंगी। हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, या फिर हो सकता है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो। लेकिन इसके साथ में कंडीशन ये भी है कि जिस कार्बन चेन में आप पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने कहा देयर इज डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मान लो अगर दो कंपाउंड्स में आप पोजीशन आइसोमरिज्म का रिलेशन दे रहे हैं इस बेसिस पर कि उन कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है। देखो, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, ये बात तो ठीक है, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि जिन मल्टीपल बॉन्ड्स की पोजीशंस को आप कंपेयर कर रहे हैं, दे मल्टीपल बॉन्ड शुड बी सेम। मतलब एक कंपाउंड में अगर मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो दूसरे कंपाउंड में भी मल्टीपल बॉन्ड कैसा होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब यू हैव टू कंपेयर पोजीशंस ऑफ सेम मल्टीपल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड की पोजीशन डबल बॉन्ड से कंपेयर होगी, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड से कंपेयर होगी, और साथ में ये भी कंडीशन रिक्वायर्ड है कि जिस कार्बन चेन में वो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो कार्बन चेन भी दोनों कंपाउंड्स की सेम होना चाहिए। मतलब whenever you are comparing positions of multiple bond or substituent or principal functional group of two compounds, the compounds must have same multiple bond, same substituent, same principal functional group, and carbon chain should also be same. मतलब same carbon chain, same multiple bond, different position, same carbon chain, same substituent, different position, same carbon chain, same principal functional group, different position. मतलब आप देखो, क्योंकि जब आप पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं तो क्वेश्चन है किसकी पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं। देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक कंपाउंड में x सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरे कंपाउंड में y सब्स्टिट्यूएंट है और आप x और y सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं। नो, यू हैव टू कंपेयर पोजीशंस ऑफ सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, या पोजीशंस ऑफ सेम मल्टीपल बॉन्ड, या पोजीशंस ऑफ सेम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब वो मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन चेन में प्रेजेंट होंगे, तो जिस कार्बन चेन में वो प्रेजेंट है वो कार्बन चेन भी दोनों कंपाउंड की सेम होना चाहिए। मतलब कार्बन चेन सेम होना चाहिए, जिसकी पोजीशन आप कंपेयर कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, केवल डिफरेंस कहां पर होना चाहिए? पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए। तब हम उन्हें पोजीशन आइसोमर्स कंपेयर कर पोजीशन आइसोमर्स के लिए कंसीडर करते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखो इसमें सेकंड कंडीशन क्या है। कंपाउंड्स हैव different positions of multiple bond, substituents or principal functional group n same carbon chain। जब आप दो कंपाउंड्स में पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं तो जिस कार्बन चेन में वो प्रेजेंट है वो कार्बन चेन भी दोनों कंपाउंड की सेम होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आप ध्यान देना। जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपके 11th एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ है, उसी से इसको मैं आपको क्लियर करता हूं कंसेप्ट। जैसे ये 3 कंपाउंड्स आपको दिए हुए और इन 3 कंपाउंड्स में आपको रिलेशन फाइंड करना है पोजीशन आइसोमरिज्म के। मतलब रिलेशन बिटवीन 1 and 2 फॉर पोजीशन आइसोमरिज्म, रिलेशन बिटवीन 1 and 3 फॉर पोजीशन आइसोमरिज्म, रिलेशन बिटवीन 2 and 3 फॉर पोजीशन आइसोमरिज्म। अब जरा ध्यान देना, देखो 1 and 2 को पहले कंपेयर करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। यस, these two compounds belong to same homologous series, both are the members of alkene। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन में हम बात करते हैं वी हैव टू कंपेयर पोजीशंस।
अब किसकी पोजीशन कंपेयर करेंगे? तो इन कंपाउंड्स में हम कह सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। और उसके लिए आप ध्यान देना, देखो जब आप पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं तो मिस्टेक ना हो, इसके लिए बेस्ट टेक्निक होती है आप गिवन कंपाउंड्स में प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करो और उसकी नंबरिंग कर दो। मैं आपको बता रहा हूं, देखो चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म के क्वेश्चंस में अगर आप चाहते हैं कि एरर्स ना हो तो चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम बेस्ट होता है आप उसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करें। अगर आप उसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे तो चेन आइसोमरिज्म के क्वेश्चंस में आप मिस्टेक नहीं करोगे, और साथ में फिर आप उस सेलेक्टेड प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग भी कर दो। नंबरिंग करने से पोजीशन आइसोमरिज्म में होने वाली एरर्स को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? आप देखो, दोनों कंपाउंड्स में मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहा हूं। देखो दोनों कंपाउंड्स में अगर आप प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो इट इज 4। अब आप ध्यान देना, क्योंकि यहां पर दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है एंड दैट इज वन ऑफ द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टू कंपाउंड्स टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। लेकिन आप याद करो, अगर दो कंपाउंड्स सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं तो उनमें चेन आइसोमरिज्म का रिलेशन भी तो हो सकता है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि जब आप पोजीशन चेक कर रहे हो तो आप चेन को अवॉइड कर दोगे। अगर कंडीशन दोनों की एक कंडीशन कॉमन है तो आपको दोनों ही आइसोमरिज्म के बारे में पैरेलल में सोचना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों कंपाउंड्स में चेन और पोजीशन दोनों की कंडीशंस को मैं चेक कर रहा हूं। पहले ऐसा करते हैं, चेन आइसोमरिज्म की कंडीशन को चेक कर लेते हैं। देखो दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है तो चेन आइसोमरिज्म की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हमने कहा भाई चेन आइसोमरिज्म जो नेम है उसी में डिफरेंस होगा, मतलब चेन में डिफरेंस होना चाहिए। कौन सी चेन में? प्रिंसिपल कार्बन चेन में भी डिफरेंस हो सकता है या फिर साइड चेन में भी डिफरेंस हो सकता है। अब इन दोनों कंपाउंड्स की प्रिंसिपल कार्बन चेन में तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है और साइड चेन दोनों में है नहीं, मतलब 1 और 2 चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकते। चलिए अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म की। पोजीशन के लिए मैंने आपसे कहा कि आप कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उसकी नंबरिंग कर दो। इस कंपाउंड में नंबरिंग करोगे कार्बन चेन की तो ये नंबरिंग हो जाएगी जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, और इस कार्बन चेन में नंबरिंग आप दोनों टर्मिनल में से कहीं से भी कर सकते हैं, सिमेट्रिकल कंडीशन है। तो यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है। और अब जरा आप ध्यान देना, यहां पर आप देखो कंपाउंड्स हैव डिफरेंट पोजीशंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन सेम कार्बन चेन। यहां पर हम कह सकते हैं कि दोनों कंपाउंड्स की चेन सेम है, दोनों कंपाउंड्स की चेन सेम है, मल्टीपल बॉन्ड का टाइप भी सेम है, यहां भी डबल बॉन्ड यहां भी डबल बॉन्ड, और दोनों में चेन सेम है। चेन सेम है, मल्टीपल बॉन्ड का टाइप सेम है, पोजीशन में डिफरेंस है। और ये मैंने आपसे कहा सेम चेन सेम मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन, सेम चेन सेम सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट पोजीशन, सेम चेन सेम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन, दे विल बी कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं दोनों में चेन सेम है, दोनों में मल्टीपल बॉन्ड का टाइप भी सेम है और पोजीशन में डिफरेंस है, तो 1 और 2 आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए बात करते हैं सेकंड एंड थर्ड की। देखो सेकंड एंड थर्ड में अगर आप रिलेशन फाइंड करते हैं तो सेकंड एंड थर्ड में पहले मैं चेन आइसोमरिज्म के लिए और फिर पोजीशन के लिए कंडीशन चेक कर रहा हूं। और चेन पोजीशन के क्वेश्चंस करने के लिए मैंने आपसे कहा बेस्ट टेक्निक होती है प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उसकी नंबरिंग कर दो। तो यहां भी ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उसकी नंबरिंग कर देते हैं। और अब इन दोनों कंपाउंड्स को चेन आइसोमरिज्म के लिए कंपेयर करते हैं। ध्यान देना, दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है और दोनों में चेन में डिफरेंस है। यहां पर चेन में 3 कार्बन है और यहां पर चेन में 4 कार्बन है। और अगर चेन में डिफरेंस है तो फिर आप ये भी चेक करो, इज इट बिकॉज ऑफ ब्रांचिंग? यस, ये जो चेन में नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस है वो किसकी वजह से? ब्रांचिंग के थ्रू है। दैट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर चेन आइसोमरिज्म। मतलब सेकंड एंड थर्ड में हम बात कर सकते हैं दीज आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म की। देखो दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है, दोनों कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन भी डिफरेंट है। ध्यान देना, होमोलोगस सीरीज सेम है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, बट स्टिल मैं इनको चेन आइसोमर्स में कंसीडर नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस चेन में हम मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं वो चेन दोनों में डिफरेंट है। यहां पर चेन 4 कार्बन की है जबकि यहां पर चेन 3 कार्बन की है। जिस चेन में आप पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं दैट चेन शुड बी सेम। ये तो हम बात कर रहे हैं इन सेम कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन में डिफरेंस है तो फिर वहां पर वो पोजीशंस के लिए कंपेरेबल नहीं होंगे। तो फिर 2 और 3 में मैं पोजीशन आइसोमरिज्म की बात नहीं कर पाऊंगा। क्लियर होगी बात ये? क्योंकि पोजीशन आइसोमरिज्म में जब आप पोजीशंस को कंपेयर कर रहे हैं तो जिस चेन में दोनों कंपाउंड्स की जिस चेन में आप पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं वो चेन सेम होना
जरूरी है। अगर चेन सेम नहीं है तो वो कंपाउंड्स पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएंगे। क्लियर होगी बात ये। अब बात करते हैं 1 and 3 की। देखो 1 and 3 में अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम है एंड दैट इज वन ऑफ द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर बोथ चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म। तो मैं यहाँ भी चेन और पोजीशन दोनों को चेक कर रहा हूँ। पहले चेन की बात करते हैं। यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन। यस, चेन में डिफरेंस है और वो ब्रांचिंग के थ्रू है, तो आप कह सकते हैं 2 and 3 आर चेन आइसोमर्स। व्हाट अबाउट पोजीशन? अब आप सोचिए जब चेन में ही डिफरेंस आ चुका है तो पोजीशन के लिए तो ये एलिजिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि जब आप पोजीशन के लिए मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन को कंपेयर करोगे तो जिस चेन में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो चेन ही डिफरेंट है। या 3 कार्बन की चेन है या 4 कार्बन की चेन है, तो फिर यहाँ पर हम पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए यू हैव टू कंपेयर पोजीशन इन सेम चेन। क्या बात क्लियर हो रही है? तो फिर यहाँ पर 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमर्स, 2 and 3 आर चेन आइसोमर्स, 1 and 3 आर ऑल्सो चेन आइसोमर्स। इस तरह से हम चेन आइसोमरिज्म के क्वेश्चंस को करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। अब यहां पर आपको 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो पहले तो इनके स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। एल्काइल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, एटलीस्ट पेंटाइल तक के स्ट्रक्चर्स का आइडिया आपको होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जैसे ब्यूटाइल की बात करें तो ब्यूटाइल कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। अब इनके स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए। पेंटाइल की अगर हम बात करें तो पेंटाइल कैन बी ऑफ 8 टाइप्स, तो उन पेंटाइल के 8 स्ट्रक्चर्स का के कॉमन नेम्स और उनके स्ट्रक्चर्स का आइडिया आपको होना चाहिए। प्रोपाइल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, तो इनके स्ट्रक्चर्स का आपको आइडिया होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो एल्काइल की अगर बात की जाए तो इन कॉमन सिस्टम स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्काइल्स आर डिफरेंशिएटेड बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। आप ध्यान देना।
अब ध्यान देना, अल्काइल्स में अगर बात की जाए कि इफ एन अल्काइल कैन हैव मोर देन वन स्ट्रक्चर्स, देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंशिएटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शरी, एक्टिव। अब ये आइडिया आपको होना चाहिए कि इन प्रीफिक्सेस को यूज करने के लिए रूल्स क्या है। अब ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे एन की अगर बात की जाए तो किसी भी अल्काइल ग्रुप में हम प्रीफिक्स एन का यूज कब करते हैं, तो उसके लिए हम बात करते हैं नॉर्मल कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन होना चाहिए विथ फ्री वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मल कार्बन चेन विथ फ्री वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन। इट इज अनब्रांच्ड कार्बन चेन with free valency on टर्मिनल कार्बन। अगर आपके पास एक अल्काइल ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें अनब्रांच्ड कार्बन चेन है और फ्री वैलेंसी अगर टर्मिनल कार्बन पर है, तो उस अल्काइल के नेम में आप प्रीफिक्स एन का यूज करते हैं। कैसे? आप देखो, जैसे आपके पास मान लो कंडीशन है ये, अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप दिया हुआ है तो अब आप देखो इसका नेम क्या देंगे। 4 कार्बन एटम्स है तो इट विल बी कॉल्ड ब्यूटाइल। लेकिन क्योंकि ब्यूटाइल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो आपको उनको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रीफिक्स का यूज करना होगा। और इसमें हम प्रीफिक्स की अगर बात की जाए तो इट इज अनब्रांच्ड कार्बन चेन। दिस स्ट्रक्चर इज हैविंग अनब्रांच्ड कार्बन चेन विद फ्री वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन। तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं एन। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? एन ब्यूटाइल। क्या बात समझ में आ रही है? तो एन यूज कब करते हैं ये समझ में आ रहा है? नॉर्मल कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन, या कह सकते हैं अनब्रांच्ड कार्बन चेन विद फ्री वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन। क्या बात क्लियर है? अब जैसे मान लो आपको दिया जाए एन प्रोपाइल, मान लो अगर आपसे कहा जाए एन प्रोपाइल, अगर आपको एन प्रोपाइल का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या करोगे? एन प्रोपाइल के लिए 3 कार्बन एटम्स आप लेंगे प्रोपाइल के लिए, और फ्री वैलेंसी आप कहां प्लेस करेंगे? टर्मिनल कार्बन पर। तो अनब्रांच्ड कार्बन चेन में फ्री वैलेंसी आप टर्मिनल कार्बन पर प्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास एन प्रोपाइल। तो ये तो देखो एन प्रीफिक्स यूज करने के लिए रूल कि हम एन कब यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में आइसो की। प्रीफिक्स आइसो का यूज कब किया जाता है वो कंडीशन आप समझे। देखो, आइसो की अगर बात की जाए तो इसके लिए हम बात करते हैं रेडिकल शुड हैव अ कार्बन बॉन्डेड विद 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन। आप उस अल्काइल रेडिकल के लिए प्रीफिक्स आइसो का यूज करते हैं जिसमें ऐसा कार्बन प्रेजेंट हो जो 2 मिथाइल ग्रुप से बॉन्डेड हो और 1 हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ऐसा कार्बन होना चाहिए जिससे 2 मिथाइल ग्रुप्स बॉन्डेड हो और 1 हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है ना, कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो क्वेश्चन है फिर उसकी 4th वैलेंसी। ध्यान देना, हमें उसकी 4th वैलेंसी से मैं कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उस कार्बन पर जहां पर एक H प्रेजेंट है और 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, उसकी 4th वैलेंसी पर चाहे कोई अदर कार्बन प्रेजेंट हो या उसकी 4th वैलेंसी फ्री हो, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। 4th वैलेंसी ऑफ दैट कार्बन विच इज हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन मे बी फ्री और मे नॉट बी फ्री। मतलब वहां पर कार्बन हो सकता है या हो सकता है कि वो 4th वैलेंसी फ्री हो, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। बस कार्बन पर हमें 2 मिथाइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन चेक करना है। जैसे आप देखो, ये अगर आपको रेडिकल दिया हुआ है तो आप देखो 3 कार्बन एटम्स हैं
तो इसे हम कहेंगे प्रोपाइल। 3 कार्बन एटम से तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपाइल। लेकिन प्रोपाइल के 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। तो अब इसमें प्रीफिक्स की अगर मैं बात करूं, क्या हम इसमें एन यूज कर सकते हैं क्या? नो, क्योंकि एन के लिए तो फ्री वैलेंसी कहां होनी चाहिए, टर्मिनल कार्बन पर होनी चाहिए, तो एन तो हम इसके लिए यूज नहीं कर पाएंगे। बट आप ध्यान देना, दिस रेडिकल इज हैविंग अ कार्बन बॉन्डेड विद 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जो 2 मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो, और मैंने आपसे क्या कहा, उसकी 4th वैलेंसी फ्री हो या यहां पर कार्बन प्रेजेंट हो, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर तो मैं कह सकता हूं यस, दिस रेडिकल इज हैविंग अ कार्बन with 2 methyl groups and 1 hydrogen, so the prefix iso will be used for this radical। तो ये हो जाएगा हमारे पास आइसो प्रोपाइल। चलिए अब थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं। अगर हमें कहा जाए कि हमें आइसो ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आइसो ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, चलिए ट्राई करते हैं। देखो, आइसो ब्यूटाइल का मतलब टोटल कार्बन मुझे कितने यूज करने हैं, 4 कार्बन यूज करने हैं। लेकिन उन 4 कार्बन में ये कंपल्सरी कंडीशन है कि देयर शुड बी अ कार्बन बॉन्डेड विद 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन। तो फिर ऐसा करते हैं, पहले इसी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। एक कार्बन हम ले लेते हैं जिससे 2 मिथाइल ग्रुप्स बॉन्डेड हो और एक हाइड्रोजन भी बॉन्डेड हो। तो ये रिक्वायरमेंट तो हमारी फुलफिल हो चुकी है कि यहां पर एक कार्बन ऐसा प्रेजेंट है जिससे 2 मिथाइल ग्रुप्स और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है। अब मुझे इसे ब्यूटाइल बनाना है, तो ब्यूटाइल के लिए मुझे एक और कार्बन यूज करना होगा। अब मैं कहां यूज करूं, क्या मैं उस कार्बन को इस साइड प्लेस कर दूं? नो, इस मिथाइल ग्रुप को तो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते ना। यहां अगर आपने कार्बन अटैच कर दिया तो इथाइल बन जाएगा, यहां भी प्लेस नहीं कर सकते। क्या इस हाइड्रोजन को हटाकर यहां कार्बन प्लेस कर दूं? नो, इनफैक्ट आप इस कार्बन से अटैच्ड 2 मिथाइल ग्रुप्स और हाइड्रोजन को तो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। जो भी आपको करना है वो इसकी 4th वैलेंसी के साथ में करो। तो फिर तो मुझे वो 4th कार्बन यहां प्लेस करना होगा, और क्योंकि ये रेडिकल है, अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप के लिए मुझे फ्री वैलेंसी भी शो करनी है। तो मैं फ्री वैलेंसी कहां शो करूं, इसको तो मुझे डिस्टर्ब करना ही नहीं है, तो वो फ्री वैलेंसी मैं यहां शो कर दूंगा। अब हम कह सकते हैं दिस इज आइसोब्यूटाइल बिकॉज दिस रेडिकल इज हैविंग 4 कार्बन एटम्स विद अ कार्बन बॉन्डेड विद 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन। और मैंने आपसे क्या कहा, उस कार्बन की 4th वैलेंसी फ्री भी हो सकती है या वहां पर कार्बन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा रेडिकल कौन सा है। तो इस तरह से हम आइसो प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्लियर होगी बात ये? चलिए अब बात करते हैं टर्शरी की। देखो टर्शरी की या चलो पहले नियो की बात कर लेते हैं। नियो की बात करते हैं। देखो नियो के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। पहली रिक्वायरमेंट है 5 और मोर देन 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होना चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये होगी कि उस रेडिकल में 5 या मोर देन 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होना चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट है प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन हैविंग 3 मिथाइल ग्रुप्स। ऐसा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए जिससे 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हो। और थर्ड कंडीशन है फ्री वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन। फ्री वैलेंसी टर्मिनल कार्बन पर होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस जो रेडिकल फुलफिल करेगा, हम उसके लिए प्रीफिक्स नियो का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो इस रेडिकल की अगर बात की जाए तो आप ध्यान देना, यहां पर हम बात कर सकते हैं 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द रेडिकल। पहली रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, 5 और मोर देन 5 कार्बन होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन हैविंग 3 मिथाइल ग्रुप्स। ध्यान देना, ऐसा कार्बन भी प्रेजेंट है जो 3 मिथाइल ग्रुप से बॉन्डेड है। ध्यान दें, ऐसा कार्बन भी प्रेजेंट है जो 3 मिथाइल ग्रुप से बॉन्डेड है। और साथ में हमने कहा फ्री वैलेंसी शुड बी ऑन टर्मिनल कार्बन। तो फिर तो इसके लिए हम प्रीफिक्स नियो का यूज करेंगे। और अब क्योंकि 5 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे नियो
pentyl. This radical will be named as neopentyl. क्लियर बात ये? अब जैसे मान लो हमें बनाना है सपोज नियोहेप्टाइल, अगर हमें नियोहेप्टाइल का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाए? 7 कार्बन हमें यूज करने हैं, राइट? लेकिन अब पहले आप क्या करें, देखो स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो बेस्ट है सबसे पहले आप एक ऐसा कार्बन लो जिससे 3 मिथाइल ग्रुप्स बॉन्डेड हो। ध्यान दें, अगर हमें नियोहेप्टाइल का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ऐसा कार्बन लेंगे जिससे 3 मिथाइल ग्रुप्स बॉन्डेड हो, और ये इसकी 4th वैलेंसी। क्या मैं कह सकता हूं, अब जो भी करना है वो 4th वैलेंसी पर करें, क्योंकि इन 3 मिथाइल ग्रुप को तो हमें डिस्टर्ब करना ही नहीं है। सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इनको अनचेंज रखना है, क्योंकि ये 3 मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस कार्बन पर होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब हेप्टाइल अगर आपको दिया है तो हेप्टाइल का मतलब टोटल कार्बन कितने हो गए? 7। तो फिर तो अब 4 कार्बन तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, तो इसके बाद में मुझे अब यहां पर 3 कार्बन और यूज करना है। 1 2 3 4 5 6 7, और साथ में अब मुझे फ्री वैलेंसी कहां प्लेस करनी है? फ्री वैलेंसी मुझे, देखो इनको तो मैं डिस्टर्ब करूंगा नहीं, फ्री वैलेंसी के लिए मेरे पास ये 3 ऑप्शन है, लेकिन जैसा कि हम बात करें कि फ्री वैलेंसी शुड बी ऑन टर्मिनल कार्बन, तो यहां पर हम फ्री वैलेंसी शो कर देंगे, तो ये रेडिकल हमारे पास हो जाएगा नियोहेप्टाइल रेडिकल। सो दिस इज द रूल टू यूज प्रीफिक्स नियो फॉर एल्काइल रेडिकल। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकेंडरी। देखो प्रीफिक्स सेकेंडरी अगर आपको यूज करना है तो फर्स्ट कंडीशन है 4 और मोर देन 4 कार्बन एटम्स। सेकेंड कंडीशन है फ्री वैलेंसी ऑन 2 डिग्री कार्बन, और थर्ड कंडीशन है it should be related to unbranched alkane। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये अगर आपको रेडिकल दिया हुआ है, अब देखो इस रेडिकल में टोटल 5 कार्बन है, तो फिर यहां पर हम बात कर सकते हैं कि 5 कार्बन के लिए हम इसमें नेम यूज करेंगे पेंटाइल। लेकिन आगे हम ये भी बात करेंगे कि पेंटाइल के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। इनफैक्ट हम डिस्कस करेंगे पेंटाइल कैन हैव 8 स्ट्रक्चर्स। अब आप सोचिए, अगर पेंटाइल के 8 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है और उन 8 स्ट्रक्चर्स में से ये एक स्ट्रक्चर है, तो मैं उन 8 स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करूंगा? प्रीफिक्सेस का यूज करूंगा, जो प्रीफिक्सेस हम यहां पर यूज कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एन। क्या इसके लिए एन यूज कर सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि एन के लिए फ्री वैलेंसी शुड बी ऑन टर्मिनल कार्बन। क्या इसके लिए आइसो यूज कर सकते हैं? देखो आइसो के लिए हमने कहा देयर शुड बी अ कार्बन बॉन्डेड विद 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन। क्या इन 5 कार्बन में से एक भी कार्बन ऐसा है क्या जिससे 2 मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड हो? आंसर है नो, तो आइसो भी यूज नहीं कर सकते। बात करते हैं नियो की। नियो के लिए हमने कहा ऐसा कार्बन होना चाहिए जिससे 3 मिथाइल ग्रुप्स बॉन्डेड हो। सो इज देयर एनी वन कार्बन अमंग दीस 5 बॉन्डेड विद 3 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन? आंसर है नो। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी के लिए हमने कहा भी 4 या 4 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। यस, कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड हमने कहा फ्री वैलेंसी शुड बी ऑन 2 डिग्री कार्बन। जरा चेक करो जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी है उस कार्बन की डिग्री क्या है। आप डिग्री ऑफ कार्बन तो जानते हैं। देखो डिग्री ऑफ कार्बन में अगर बात की जाए, when a carbon is bonded with 2 other carbon atoms it is called 2 degree carbon. When a carbon is bonded with 3 other carbon atoms it will be called tertiary carbon या 3 degree carbon। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कार्बन 2 other carbon से बॉन्डेड है, मतलब इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है। तो फ्री वैलेंसी ऑन 2 डिग्री कार्बन, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। थर्ड यहां पर लिखा है इट शुड बी रिलेटेड टू अनब्रांच्ड एल्केन। अब ये हम कैसे चेक करें कि ये अनब्रांच्ड एल्केन से रिलेटेड है या नहीं है? आसान है, आप तो ऐसा करो, इस फ्री वैलेंसी पर आप हाइड्रोजन प्लेस कर लो।
अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस कर दूंगा तो ये रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। अब तो एल्केन बन चुका है ना, फ्री वैलेंसी है ही नहीं। और जरा चेक करो ये एल्केन ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। आप कह सकते हैं दिस इज पेंटेन दैट इज अनब्रांच्ड एल्केन। तो इसका मतलब अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा रेडिकल, और ये रेडिकल मुझे किससे मिला, अनब्रांच्ड एल्केन से मिला। मतलब मैं कह सकता हूं दिस रेडिकल इज रिलेटेड टू अनब्रांच्ड एल्केन। जबकि आप देखो, मान लो अगर आपके पास ये कंडीशन है, मान लो अगर आपके पास ये कंडीशन है और आपसे पूछा जाए इज इट अल्काइल ग्रुप रिलेटेड टू ब्रांच्ड एल्केन और अनब्रांच्ड एल्केन, तो तरीका वही है, आप यहां पर हाइड्रोजन प्लेस कर दो। और जब आप इसकी फ्री वैलेंसी पर हाइड्रोजन प्लेस करोगे तो जरा बताओ ये एल्केन ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, तो इट इज ब्रांच्ड। क्योंकि आप सोचिए इसकी कार्बन चेन में ये 3 कार्बन आएंगे, ये तो ब्रांच रहेगी। तो ये जो रेडिकल हमारे पास है वो ब्रांच्ड एल्केन से रिलेटेड है, जबकि ये जो रेडिकल हमारे पास है वो अनब्रांच्ड एल्केन से रिलेटेड है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं तीनों ही कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाइड है। तो यहां पर हम प्रीफिक्स सेकेंडरी का यूज करेंगे, इट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी पेंटाइल। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें टर्शरी। और टर्शरी के लिए केवल एक ही कंडीशन है, फ्री वैलेंसी शुड बी ऑन 3 डिग्री कार्बन। द ओनली रिक्वायरमेंट इज फ्री वैलेंसी ऑन 3 डिग्री कार्बन। बस यही आपको चेक करना है। जैसे आप देखो, ये रेडिकल अगर हमें दिया हुआ है, चलो मैं आपको सारे प्रीफिक्सेस के एप्लीकेशन इस पर अप्लाई करके बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं एन। क्या इसके लिए एन यूज कर सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि एन के लिए अनब्रांच्ड रेडिकल होना चाहिए। फॉर एन इट शुड बी अनब्रांच्ड कार्बन चेन विद फ्री वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन। अब यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में ये ब्रांच्ड है, तो इसके लिए एन यूज नहीं हो सकता। फिर अगर हम बात करें आइसो की, तो आइसो के लिए रिक्वायरमेंट है देयर शुड बी अ कार्बन बॉन्डेड विद 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन। अगर हम यहां पर बात करें तो क्या इसमें ऐसा कोई कार्बन है जिससे 2 मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन बॉन्डेड हो? नो। देखो 2 मिथाइल ग्रुप तो इस कार्बन से बॉन्डेड है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो आइसो यूज नहीं कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नियो की। नियो के लिए हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स होती है, 5 और मोर देन 5 कार्बन, प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन हैविंग 3 मिथाइल ग्रुप्स। यहां पर अगर बात की जाए तो प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन हैविंग 3 मिथाइल ग्रुप्स एंड फ्री वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन। जरा देखो यहां पर हमने कहा है नियो के लिए 5 या 5 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए, जबकि इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर 5 से कम कार्बन है, मतलब नियो हम यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसा कार्बन है जो 3 मिथाइल ग्रुप से बॉन्डेड है, लेकिन नियो की जो पहली कंडीशन है 5 या मोर देन 5 कार्बन, वो इसमें सेटिस्फाइड नहीं है, तो नियो यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी के लिए हमने कहा भाई फ्री वैलेंसी शुड बी ऑन 2 डिग्री कार्बन। आप तो इसमें जरा चेक करो जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी है उस कार्बन की डिग्री क्या है। ये 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड है, तो फिर तो ये 3 डिग्री कार्बन है। और अगर ये 3 डिग्री कार्बन है तो इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज नहीं हो सकता। इसके लिए हम यूज करेंगे टर्शरी प्रीफिक्स, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट यही है फ्री वैलेंसी शुड बी ऑन 3 डिग्री कार्बन। तो ये यहां पर हो जाएगा टर्शरी 4 कार्बन एटम से, तो हो जाएगा ब्यूटाइल। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। क्या बात समझ में आ रही? अब एक लास्ट प्रीफिक्स और देखो, एक्टिव। और एक्टिव प्रीफिक्स हम कब यूज करेंगे उसकी मैं कंडीशन आपको बताता हूं। एक्टिव की रिक्वायरमेंट क्या है देखो, इफ रेडिकल कैन हैव अ कार्बन विच कैन बी मेड कायरल। अगर रेडिकल में ऐसा कोई कार्बन प्रेजेंट हो जिसे कायरल बनाया जा सकता हो, तो हम उसके लिए प्रीफिक्स एक्टिव यूज करते हैं। जैसे आप देखो एग्जांपल, ये रेडिकल अगर आपको दिया हुआ है, अब मैं सारे प्रीफिक्सेस का यूज यहां पर आपको करके बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं एन। देखो इसके लिए एन यूज नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए अनब्रांच्ड कार्बन चेन होना चाहिए।
आइसो, आइसो के लिए हमें ऐसा कार्बन रिक्वायर्ड है जिससे 2 मिथाइल ग्रुप्स और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। यहाँ पर ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है जिससे 2 मिथाइल एक हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। जरा आप चेक करो, इस कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन भी है, लेकिन अब दूसरा ग्रुप यहाँ पर इथाइल है और ये ग्रुप भी मिथाइल तो नहीं है, तो 2 मिथाइल एक हाइड्रोजन वाला ऐसा कोई कार्बन इसमें नहीं है। बात करते हैं नियो की, उसके लिए ऐसा कार्बन होना चाहिए जिससे 3 मिथाइल ग्रुप्स बॉन्डेड हो, वो भी नहीं है। फिर बात करते हैं सेकेंडरी की, सेकेंडरी के लिए फ्री वैलेंसी शुड बी ऑन 2 डिग्री कार्बन। जरा चेक करते हैं, यहाँ पर फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है उस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री, क्योंकि ये एक ही अदर कार्बन से बॉन्डेड है तो इट विल बी 1 डिग्री कार्बन। फिर अगर बात की जाए टर्शरी की, वो भी यूज नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए फ्री वैलेंसी 3 डिग्री कार्बन पर होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्टिव की, एक्टिव के लिए हमने कहा भाई अमंग दीज कार्बन एटम्स इफ एनी वन कार्बन कैन बी मेड कायरल। यहाँ पर टोटल 5 कार्बन है, अगर इन 5 कार्बन में से किसी भी एक कार्बन को आप कायरल बना सकते हैं तो वो हमारे पास रेडिकल हो जाएगा एक्टिव। कायरल कार्बन जानते क्या होता है? कायरल कार्बन इज दैट सिंगल बॉन्डेड कार्बन विच इज हैविंग 4 डिफरेंट यूनिट्स। अगर आपके पास एक ऐसा सैचुरेटेड कार्बन हो, सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो जिसकी चारों वैलेंसीज पर यूनिट्स अलग अलग हो, तो उसे हम बोलते हैं कायरल कार्बन। देखो ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी पर 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 यूनिट सेम है। ये कार्बन भी कायरल नहीं हो सकता, इसकी 2 यूनिट सेम है, 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन भी कायरल नहीं हो सकता, इसकी 3 यूनिट सेम है, 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन भी कायरल नहीं हो सकता, इसकी 2 यूनिट सेम है, 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन कायरल हो सकता है क्योंकि देखो इसकी 1 यूनिट इथाइल ग्रुप, दूसरी यूनिट मिथाइल ग्रुप, थर्ड यूनिट हाइड्रोजन और फोर्थ यूनिट। आप सोचिए इस फ्री वैलेंसी पर अगर मैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्लेस कर दूं, जैसे मान लो मैंने OH ग्रुप प्लेस कर दिया, तो हम कह सकते हैं इस कार्बन की जो 4th यूनिट है वो भी डिफरेंट है। अब आप देखो इस कार्बन की चारों यूनिट डिफरेंट है। मिथाइल इज वन ऑफ द यूनिट, इथाइल इज द सेकंड यूनिट, हाइड्रोजन इज द थर्ड यूनिट एंड CH2OH इज द 4th यूनिट। क्या बात समझ में आ रही है? तो फिर तो हम बात कर सकते हैं यस दिस कार्बन may be chiral, this carbon can be made chiral, this carbon can be made chiral by placing functional group on this free valency। अगर हम इस कार्बन को किसी भी तरह से कायरल बना पा रहे हैं, कैसे बना पा रहे हैं? यहाँ पर हमने एक फंक्शनल ग्रुप प्लेस किया तो इस कार्बन की चारों यूनिट डिफरेंट हो गई, तो ये कार्बन यहाँ पर कायरल हो जाएगा। और अगर रेडिकल में ऐसा कोई कार्बन प्रेजेंट है, रेडिकल में ऐसा कोई कार्बन प्रेजेंट है तो हम उसके लिए एक्टिव प्रीफिक्स यूज करेंगे, तो ये यहां पर हो जाएगा एक्टिव पेंटाइल। और ध्यान देना द रेडिकल पेंटाइल इज आल्सो कॉल्ड अमाइल। पेंटाइल को अमाइल भी कहा जाता है, तो आप इसका नेम दे सकते हैं एक्टिव अमाइल, सिंस पेंटाइल इज आल्सो कॉल्ड अमाइल। तो इस तरह से हम प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं एन आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिव। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रेडिकल एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस की कंडीशंस को फुलफिल करता हो, तो हो सकता है कि उसमें एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस का यूज होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल। और पेंटाइल तक रेडिकल्स के कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए ऐसा कुछ एल्काइल रेडिकल्स डिस्कस करते हैं जिनके नेम्स में एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस का यूज पॉसिबल हो। मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे आप देखो इन दोनों रेडिकल्स का नोमेनक्लेचर करते हैं कॉमन सिस्टम में। जैसा कि हम बात करें कि कॉमन सिस्टम में रेडिकल्स के नोमेनक्लेचर में स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं, और प्रीफिक्सेस में हमारे पास एन आइसो नियो सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिव ये प्रीफिक्सेस अवेलेबल हैं और इनके रूल्स भी हमने डिस्कस किए हैं। तो देखो इस स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर करते हैं। क्या पहले चलो इस स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर किया जाए। क्या इसके लिए एन यूज हो सकता है? नो, क्योंकि एन के लिए हमने क्या डिस्कस किया है? अनब्रांच्ड कार्बन चेन विद फ्री वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन। आइसो, यस इसके लिए आइसो यूज हो सकता है क्योंकि आइसो की जो कंडीशन हमने डिस्कस की है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देयर शुड बी अ कार्बन बॉन्डेड विद 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन। तो ऐसा कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है जिससे 2 मिथाइल ग्रुप्स और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो इसके लिए हम आइसो टर्म यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज कर लेंगे आइसो। क्या इसके लिए नियो यूज हो सकता है? नो।
क्योंकि नियो के लिए देयर शुड बी अ कार्बन बॉन्डेड विद 3 मिथाइल ग्रुप्स। क्या इसके लिए सेकेंडरी यूज हो सकता है? नो, क्योंकि सेकेंडरी के लिए कंडीशन है फ्री वैलेंसी शुड बी ऑन 3 डिग्री कार्बन। जरा देखो यहाँ पर फ्री वैलेंसी जिस कार्बन पर है उस कार्बन की डिग्री की अगर मैं बात करूं तो ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन एक ही दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसके लिए सेकेंडरी यूज नहीं हो सकता, इसके लिए टर्शियरी यूज भी नहीं हो सकता। अब बचता है एक्टिव। एक्टिव के लिए मैंने आपको बताया कि एक्टिव कैन बी यूज्ड फॉर दोज रेडिकल्स which can have a carbon that can be made chiral। चलो चेक करते हैं इसमें क्या इसमें ऐसा कोई कार्बन है जिसको कायरल बनाया जा सकता हो। देखो ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता क्योंकि इस पर 3 यूनिट्स ऑलरेडी सेम है, ये भी नहीं हो सकता, यहां भी 3 यूनिट सेम है। ये कार्बन भी कायरल नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए 2 मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी सेम यूनिट्स हैं, यहां पर 2 यूनिट सेम और यहां भी 2 यूनिट सेम, तो इसके लिए एक्टिव यूज नहीं हो सकता। मतलब द ओनली प्रीफिक्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस रेडिकल इज आइसो। तो ये हो जाएगा आइसो, 5 कार्बन एटम्स है तो हो जाएगा पेंटाइल। अब जरा इसका नेम लिखते हैं, अब जरा ध्यान देना। देखो इसके लिए एन यूज नहीं हो सकता, आइसो यस बिकॉज देयर इज अ कार्बन बॉन्डेड विद 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन। यहां पर ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जिससे 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो हम इसके लिए यहां पर आइसो यूज कर सकते हैं। उसके बाद में बात की जाए नियो, वो यूज नहीं हो सकता। सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी के लिए हम बात करते हैं 4 और मोर देन 4 कार्बन, कंडीशन सेटिस्फाइड। फ्री वैलेंसी ऑन 2 डिग्री कार्बन, वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, फ्री वैलेंसी 2 डिग्री कार्बन पर है, लेकिन साथ में कंडीशन ये भी थी द रेडिकल शुड बी रिलेटेड टू अनब्रांच्ड एल्केन। क्या ये रेडिकल अनब्रांच्ड एल्केन से रिलेटेड है? नो, क्योंकि अगर आप यहां H प्लेस करके इसको एल्केन बनाओगे तो ये बन जाएगा ब्रांच्ड एल्केन, तो इसमें सेकेंडरी यूज नहीं हो सकता, टर्शियरी यूज भी नहीं हो सकता। अब बचता है एक्टिव। क्या यहां पर कोई ऐसा कार्बन है जिसको कायरल बनाया जा सकता है? यस, जरा ध्यान देना, ये कार्बन तो कायरल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसकी 2 यूनिट सेम है, ये भी नहीं हो सकता, ये कार्बन कायरल हो सकता है। आप सोचिए अगर मैं यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप प्लेस कर दूं लाइक OH ग्रुप, नाउ दिस कार्बन इज कायरल सिंस इट्स ऑल द 4 यूनिट्स आर डिफरेंट। वन ऑफ द यूनिट इज दिस आइसोप्रोपाइल ग्रुप, एक H, एक यहां पर एक CH3 ग्रुप है और एक यहां पर OH ग्रुप है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं यस दिस कार्बन कैन बी मेड कायरल, और अगर ये कार्बन कायरल बनाया जा सकता है तो इसके लिए फिर हम प्रीफिक्स एक्टिव भी यूज करेंगे। तो फिर तो इस रेडिकल का नेम हो जाएगा एक्टिव आइसो पेंटाइल। और आप सोचिए आइसो पेंटाइल तो हमारे पास ये भी है और आइसो पेंटाइल ये भी है, लेकिन दोनों को हम डिफरेंशिएट किस बेसिस पे कर पा रहे हैं? इस पे हम प्रीफिक्स एक्टिव का भी यूज कर पा रहे हैं, यहां पर एक्टिव का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्टिव आइसोपेंटाइल, जबकि ये हो जाएगा आइसोपेंटाइल। क्लियर बात है? तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एक ही सब्स्टिट्यूएंट में, एक ही अल्काइल रेडिकल में एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस का यूज कर पाए। वो तो जिन प्रीफिक्सेस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आप वो प्रीफिक्सेस उस पर्टिकुलर रेडिकल के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अल्काइल रेडिकल्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए। इसके अलावा कुछ रेडिकल्स और भी मैं आपको नोट करवा रहा हूं जिनके नेम्स और स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। कुछ और इंपॉर्टेंट रेडिकल्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप देखो इट इज नॉन एज विनाइल रेडिकल। इस रेडिकल को कहा जाता है विनाइल रेडिकल। इट इज नॉन एज अनाइल रेडिकल। इट इज नॉन एज फिनाइल रेडिकल। और ध्यान देना फिनाइल को अराइल भी कहा जाता है। दिस AR इट रिप्रेजेंट्स द टर्म अराइल। और अराइल टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स आर कॉल्ड अराइल रेडिकल्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रेडिकल, तो ये हमारे पास है फिनाइल रेडिकल।
इसके अलावा अगर बात की जाए, दिस रेडिकल इज नॉन एज बेंजाइल रेडिकल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेडिकल्स हैं, विनाइल, अलाइल, फिनाइल, बेंजाइल। और इसके अलावा अगर आपको कोई अल्काइल रेडिकल दिया हुआ है और उस अल्काइल रेडिकल का अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है तो वो नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए, वो कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया है। In common nomenclature of system, structures of alkyls are differentiated by using these prefixes। इनका यूज कैसे करते हैं ये सारा मैंने आपको बताया इसमें। तो अब मैं होप करता हूं कि अल्काइल रेडिकल्स का नोमेनक्लेचर आप आसानी से कर पाएंगे। और इसके साथ में कुछ एडिशन में मैंने आपको रेडिकल्स जो डायरेक्ट बताया जिनको आपको याद रखना है, विनाइल, अलाइल, बेंजाइल एंड फिनाइल रेडिकल्स। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये आपको 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इन 4 कंपाउंड्स में आपको रिलेशन फाइंड करना है चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए। इन 4 कंपाउंड्स में आपको रिलेशन फाइंड करना है चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए। देखो पोजीशन आइसोमरिज्म की कंडीशन हमने डिस्कस की थी, कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज इज वन ऑफ द कंडीशन एंड दे हैव डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ व्हाट, मल्टीपल बॉन्ड, मे बी सब्स्टिट्यूएंट और मे बी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन सेम कार्बन चेन। और इसका पहला एग्जांपल मैंने डिस्कस कर लिया था और अब मैं यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये 4 कंपाउंड्स आपके पास हैं और इन 4 कंपाउंड्स में आपको रिलेशन फाइंड करना है। चलिए इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और अब आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे क्योंकि हमने प्रीफिक्सेस का यूज किन कंडीशन में क्या प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं एन ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो एन ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होगा, तो एन ब्यूटाइल के लिए हम स्ट्रेट कार्बन चेन बनाएंगे विथ फ्री वैलेंसी ऑन टर्मिनल कार्बन। ये हो जाएगा हमारे पास एन ब्यूटाइल और अल्कोहल दिया है तो यहां पर आ जाएगा OH ग्रुप। ये तो हो जाएगा यहां पर फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड आपको दिया है आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो आइसो के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन। ये तो आइसो की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कार्बन जिससे 2 मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड हो। और आगे आपको दिया है ब्यूटाइल तो 4 कार्बन। अब फ्री वैलेंसी कहां शो करें, यहां फ्री वैलेंसी हो जाएगी और अल्कोहल दिया है तो OH। ये हो जाएगा आपके पास आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर आपको दिया इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो सेकेंडरी के लिए हमारे पास 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए, फ्री वैलेंसी शुड बी ऑन 2 डिग्री कार्बन। तो फिर तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल और अल्कोहल दिया है तो यहां पर OH ग्रुप। और अगर बात की जाए टर्शरी की तो फ्री वैलेंसी ऑन 3 डिग्री कार्बन, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल और अल्कोहल दिया है तो फ्री वैलेंसी OH यहां पर। ये 4 कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं। अब इनमें हमें रिलेशन फाइंड करना है और यहां पर हमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4, 3 and 4। चलिए पहले बात करते हैं चेन आइसोमरिज्म के लिए। देखो 1 and 2 में अगर आप चेन आइसोमरिज्म, अब आप याद करें मैंने आपको ये भी कहा, देखो इसी में हम डिस्कस करें कि चेन और पोजीशन के लिए बेस्ट टेक्निक होती है आप प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उसकी नंबरिंग कर दो। चलिए ऐसा करते हैं, फिर इन चारों ही कंपाउंड में पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करके उसकी नंबरिंग भी कर देते हैं। तो चेन पोजीशन के लिए इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। देखो फर्स्ट कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन की बात करें तो 4 कार्बन और नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए। इस केस में 3 कार्बन एटम्स इन कार्बन चेन एंड दिस इज अबाउट नंबरिंग, 4 कार्बन एटम्स इन कार्बन चेन एंड दिस इज अबाउट नंबरिंग। और यहां पर 3 कार्बन की चेन हो जाएगी और ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। अब जरा देखो 1 and 2। देखो 1 and 2 में पहले चेन आइसोमरिज्म की बात करते हैं। तो चेन आइसोमरिज्म के लिए हमारे पास कंपाउंड्स सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होने चाहिए। यस, बोथ आर अल्कोहल। सेकंड है देयर शुड बी डिफरेंस in number of carbon atoms in principal carbon chain of compound or in their side chain। यहाँ पर दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। तो हम बात कर सकते हैं 1 and 2 आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स हैं। चलिए अब चेक करते हैं पोजीशन। देखो अब आप ध्यान देना, पोजीशन के लिए पहली कंडीशन है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कंपाउंड्स शुड बी मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। देखो पोजीशन के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज
तो देखो यहाँ पर ये कंपाउंड सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। फिर हम बात करते हैं डिफरेंट पोजीशंस। अब जरा देखो, अगर हम बात करते हैं डिफरेंट पोजीशंस की, तो साथ में हम ये भी कहते हैं डिफरेंट पोजीशंस इन सेम चेन। लेकिन जरा ध्यान देना, यहाँ पर तो चेन में ही डिफरेंस है, और अगर चेन में डिफरेंस है तो फिर यहाँ पर हम इनमें पोजीशन आइसोमरिज्म की बात नहीं कर पाएंगे। तो 1 और 2 में रिलेशन केवल चेन आइसोमर्स का होगा। अब बात करते हैं 1 और 3। देखो 1 और 3 दे बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, तो हम चेन और पोजीशन की कंडीशन चेक करें। अब चेन के लिए हम कहते हैं चेन डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों में चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो फिर ये चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन पोजीशन की अगर बात करें तो यहाँ पर OH ग्रुप की पोजीशन 1 है और यहाँ पर OH ग्रुप की पोजीशन 2 है, और दोनों में आप देखो OH ग्रुप की पोजीशन हम जिस चेन में कंपेयर कर रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूँ दोनों कंपाउंड की वो चेन आइडेंटिकल है। ये भी 4 कार्बन की चेन है, ये भी 4 कार्बन की चेन है, तो अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर सेम चेन, सेम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशन, दे विल बी कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। तो 1 और 3 इज अ पेयर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। फिर बात करते हैं 1 और 4। 1 और 4 में देखो यहाँ 4 कार्बन एटम्स चेन है और यहाँ पर चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं। चेन में डिफरेंस है, दे विल बी चेन आइसोमर्स। और क्या मैं कह सकता हूँ, चेन अगर डिफरेंट है तो फिर वो पोजीशन आइसोमर्स के लिए तो कंपेरेबल ही नहीं होंगे। अब बात करते हैं 2 और 3। 2 और 3 में यहाँ 3 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स हैं। नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होगा चेन में, तो फिर ये यहाँ पर चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। अच्छा बताएं, क्या 2 और 3 पोजीशन आइसोमर्स भी होंगे क्या? क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप की पोजीशन 1 है और यहाँ पर OH ग्रुप की पोजीशन 2 है, तो डिफरेंट पोजीशन के बेसिस पर क्या मैं इनको पोजीशन आइसोमर्स बोल सकता हूँ? आंसर है नो, क्योंकि पोजीशन तो डिफरेंट है, लेकिन जिस कार्बन चेन में ये OH ग्रुप प्रेजेंट है वो चेन्स अलग अलग है। यहाँ पर चेन 3 कार्बन की है, जबकि यहाँ पर चेन 4 कार्बन की है। जबकि कंडीशन क्या है? डिफरेंट पोजीशन तो होना चाहिए, लेकिन वो सेम चेन में होना चाहिए। चेन डिफरेंट होने की वजह से हम यहाँ पर पोजीशन की बात नहीं कर पाएंगे। चलिए 2nd और 4th। अब जरा देखो 2nd और 4th में आप कह सकते हैं ये चेन आइसोमर्स तो नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है और दोनों की साइड चेन में भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म की। यहाँ पर OH ग्रुप की पोजीशन 1 है और यहाँ पर OH ग्रुप की पोजीशन 2 है। यहाँ पर आप कह सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस हैं और दोनों की चेन सेम है, तो अब मैं कह सकता हूँ सेम चेन, सेम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशन। यस, 2 और 4 आर पोजीशन आइसोमर्स। और अब बचता है 3 और 4। देखो 3 और 4 दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन। प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो फिर ये यहाँ पर हो जाएंगे चेन आइसोमर्स। और इनमें हम पोजीशन आइसोमरिज्म का रिलेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोनों में चेन ही डिफरेंट है, तो पोजीशन के लिए कंपेयर करना टाइम वेस्ट करना है। हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? क्योंकि पोजीशन के लिए हमने क्या डिस्कस किया? डिफरेंट पोजीशन इन सेम चेन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने इन कंपाउंड्स में चेन और पोजीशन का रिलेशन फाइंड किया। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो पोजीशन आइसोमरिज्म की अगर बात की जाए तो पोजीशन आइसोमरिज्म में भी 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पोजीशन आइसोमरिज्म में भी 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये कि आपको पेयर ऑफ कंपाउंड्स गिवन है और उसमें आपको रिलेशन फाइंड करना होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह आता है कि मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या टेक्निक या कहा जाए कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप ध्यान देना। अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म, देखो इस क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब आप पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि आपको किस होमोलोगस सीरीज के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मेंशन्ड है मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर एल्केन। यहां पर आपको दिया है एल्केन। सबसे पहले आप क्वेश्चन में कंपाउंड चेक करें या कहा जाए कि होमोलोगस सीरीज चेक करें कि किस होमोलोगस सीरीज में आपको पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन फाइंड करना है। जैसे यहां पर जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो एल्केन के लिए दिया हुआ है, क्योंकि देखो
अगर आपको क्वेश्चन एल्केन के लिए दिया है तो आपको एल्केन के लिए ही पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन फाइंड करना है। ऐसे नहीं रैंडमली आप अपनी चॉइस से कोई भी होमोलोगस सीरीज ले लें, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट कई बार इसमें क्या मिस्टेक करता है मैं आपको बताता हूं। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाए तो कई बार स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं 3। ध्यान देना, कई बार इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट देते हैं 3 कि क्वेश्चन आपको क्या दिया है, मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर एल्केन टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। और मैं आपको बता रहा हूं, देखो कई बार मैं क्लास में इस क्वेश्चन को जब डिस्कस करता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर इसमें 3 आता है, और वो जो आंसर इसका 3 देते हैं वो क्या सोच कर देते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर कई बार स्टूडेंट 3 जो देते हैं वो एग्जाम्पल ये माइंड में सोचते हुए देते हैं कि अगर हम एक कंपाउंड ये ले लें और एक कंपाउंड ये ले लें तो दोनों में OH ग्रुप की पोजीशन यहां पर डिफरेंट है। यहां पर यह है प्रोपेन 1 ऑल और यहां पर यह है प्रोपेन 2 ऑल, तो OH ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो गई, तो ये पोजीशन आइसोमर्स हो गए। इसका मतलब पोजीशन आइसोमर्स के लिए हमें कितने कार्बन चाहिए, मिनिमम 3। देखो 3 कार्बन जो आपने फाइंड किए हैं ये सही है, लेकिन ये जिस होमोलोगस सीरीज के लिए हमने फाइंड किए हैं वो तो अल्कोहल है ना, जबकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एल्केन दिया है। तो एल्केन में आप अल्कोहल कैसे कंसिडर कर सकते हैं? एल्केन तो आपको एल्केन ही कंसिडर करना होगा, मतलब आपको हाइड्रोकार्बन कंसिडर करना होगा विदाउट एनी मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि एल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। तो जो आपको होमोलोगस सीरीज दी हुई है क्वेश्चन में, आपको उसी के लिए ही उसको रिलेट करते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसे नहीं रैंडमली अपनी चॉइस से कोई भी होमोलोगस सीरीज आप ले लेंगे। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप 3 दे रहे तो गलत क्यों होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 3 जो हमने आंसर फाइंड किया वो अल्कोहल कंसिडर करते हुए किया है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अल्कोहल नहीं, हमें क्या कंसिडर करना है, एल्केन कंसिडर करना है। अब जरा मैं आपको इसकी अप्रोच बताता हूं, अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो पहले तो मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन में जो भी आपको कंपाउंड दिया है आप पहले उसको मार्क कर लो। यहां पर हमें एल्केन दिया है तो हमने एल्केन को मार्क कर लिया। अब आप ये सोचिए कि इस गिवन कंपाउंड में हम किसकी पोजीशन चेंज करके पोजीशन आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं। भाई हमें पोजीशन चेंज करना होगा, क्योंकि पोजीशन आइसोमरिज्म में हम बात करते हैं डिफरेंट पोजीशन की। तो जो कंपाउंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप सबसे पहले उसमें ये डिसाइड करो कि हम पोजीशन किसकी चेंज करेंगे। क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है? आंसर है नो, देयर इज नो मल्टीपल बॉन्ड इन एल्केन। क्या इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? आंसर है नो। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? आंसर है नो। तो क्वेश्चन है फिर हम पोजीशन किसकी चेंज करेंगे। भाई देखो, डिफरेंट पोजीशन की अगर बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि पोजीशन आइसोमरिज्म में कंपाउंड में हैव डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन वो इसमें है नहीं। पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो इसमें है नहीं। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वो हो सकता है। क्या मैं कह सकता हूं, एल्केन में ब्रांच हो सकती है, और अगर ब्रांच हो सकती है तो ब्रांच की पोजीशन चेंज करके हम पोजीशन आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं एल्केन में। इसका मतलब अगर आपको एल्केन में पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन फाइंड करना है तो पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि पोजीशन आइसोमरिज्म होने के लिए ब्रांच होना जरूरी है, क्योंकि ब्रांच होगी तभी तो हम उसकी डिफरेंट पोजीशन की बात कर पाएंगे। अब मुझे आप पहले तो ये बताओ कि ब्रांच होने के लिए एल्केन में मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? आंसर है 4। क्या मैं कह सकता हूं पहले तो ब्रांच होने के लिए हमें एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड हैं? 4 कार्बन रिक्वायर्ड हैं। और 4 कार्बन के साथ में देखो, 4 कार्बन के साथ में अगर मैं ब्रांच्ड एल्केन की बात करता हूं तो ये हमारे पास ब्रांच्ड एल्केन है। दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फॉर एल्केन। क्या 4 कार्बन से कम में एल्केन में ब्रांच हो सकती है क्या? आंसर है नो, 4 कार्बन तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। अब देखो, मेरे पास ये एक ऐसा एल्केन आ चुका है जिसमें ब्रांच प्रेजेंट है, और क्या मैं कह सकता हूं इस ब्रांच की पोजीशन इस एल्केन में सेकंड है। यहां पर एल्केन में ब्रांच की पोजीशन क्या है? सेकंड है। अब मुझे अगर पोजीशन आइसोमर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रांच की पोजीशन चेंज करनी होगी। क्या इस कार्बन चेन में हम ब्रांच की पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्या? आंसर है नो, क्योंकि अगर इस ब्रांच को आप फर्स्ट या थर्ड कार्बन पर शिफ्ट करते हैं तो जैसे ही आपने ब्रांच को टर्मिनल कार्बन पर शिफ्ट किया वो कार्बन चेन में इंक्लूड हो जाएगा, तो फिर तो वो ब्रांच ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब इस 3 कार्बन की चेन में हम ब्रांच की पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकते। अब ब्रांच की पोजीशन अगर हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो हम इसमें पोजीशन आइसोमरिज्म की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि और कोई स्कोप तो हमारे पास है नहीं पोजीशन चेंज करने का। मल्टीपल बॉन्ड वो इसमें है नहीं, फंक्शनल ग्रुप वो इसमें है नहीं। केवल ब्रांच की पोजीशन चेंज करके ही आप एल्केन में पोजीशन आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं, और क्योंकि इस 3 कार्बन की चेन में हम ब्रांच की पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब एल्केन में पोजीशन आइसोमरिज्म 4 कार्बन से तो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करें? चलिए ऐसा करते हैं, इस कार्बन चेन में कार्बन बढ़ाते हैं।
क्या अब मैं इस कार्बन चेन में ब्रांच की पोजीशन चेंज कर सकता हूं? बोलिए यस और नो। आंसर है नो। अब भी हम इसमें ब्रांच की पोजीशन चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैंने इसे उठा करके यहां पर रख दिया तो फिर आप सोचिए आईयूपैक रूल्स के अकॉर्डिंग वो ब्रांच यहां से नियर होगी, मुझे नंबरिंग यहां से करनी होगी, और यहां से जब मैं उसकी नंबरिंग करूंगा तो फिर से उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी? 2। तो इसका मतलब आप सोचिए अगर मैं इसे उठाकर यहां शिफ्ट कर देता हूं, भाई हमने सोचा कि अब हम ब्रांच की पोजीशन चेंज करने के लिए इसे यहां से उठाकर यहां शिफ्ट कर दिया जाए, तो क्या ये ब्रांच की पोजीशन चेंज हुई क्या? आंसर है नो, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जब मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा तो फिर से इसकी पोजीशन 2 आ जाएगी। तो ये तो आइडेंटिकल कंपाउंड हो गया। मतलब यहां पर हम 4 कार्बन की चेन में भी इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं कर पा रहे, तो अब क्या करें? और कार्बन बढ़ाएं, और अगर मैं इसमें और एक कार्बन बढ़ा देता हूं तो यस, नाउ आई कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ब्रांच इन दिस प्रिंसिपल कार्बन चेन, क्योंकि अभी इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में ब्रांच की पोजीशन 2 है। अभी इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में ब्रांच की पोजीशन 2 है। अब आप सोचिए अगर मैं इसे उठा करके थर्ड कार्बन पर शिफ्ट करता हूं, अगर मैं इसे थर्ड कार्बन पर शिफ्ट करता हूं तो फिर हम बात कर सकते हैं कि अब ब्रांच की पोजीशन क्या होगी? इसमें 3 हो गई। तो अब हम कह सकते हैं दीज आर द एल्केन्स व्हिच कैन शो पोजीशन आइसोमरिज्म विद ईच अदर। ये कंपाउंड्स यहां पर पोजीशन आइसोमर्स हैं, और क्या हम बात कर सकते हैं? इसका मतलब एल्केन में पोजीशन आइसोमरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड होंगे? 6 कार्बन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 कार्बन, क्योंकि 6 कार्बन से हमने चेक किया, इससे कम में पोजीशन आइसोमरिज्म का केस पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इससे कम कार्बन अगर आप लेते हो तो हम चेन में पोजीशन की हम चेन में ब्रांच की पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। हमें चेन में ब्रांच की पोजीशन को चेंज करना है, तो उसके लिए चेन में मिनिमम कार्बन कितने यूज करने पड़ेंगे? 5 कार्बन तो हमें यहाँ पर यूज करने होंगे अगर मैं इस एक ब्रांच की पोजीशन को यहाँ पर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो क्या बात क्लियर हो रही है? तो 5 कार्बन की चेन में जो एक ब्रांच प्रेजेंट है उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर 5 कार्बन लेना है, तो आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब एल्केन में पोजीशन आइसोमरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड होंगे? 6। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर एल्केन नाइट्राइल टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। आप जरा ध्यान देना, मैंने आपको क्या अप्रोच बताई। देखो, मैंने आपसे कहा सबसे पहले तो क्वेश्चन में आप ये चेक करो कि किस कंपाउंड के लिए आपको पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन फाइंड करना है। यहां पर आपको कंपाउंड दिया है एल्केन नाइट्राइल, तो अब आपको एल्केन नाइट्राइल पर फोकस करना है, किसी और कंपाउंड पर नहीं। और एल्केन नाइट्राइल में जरा आप सोचिए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? साइनाइड, क्योंकि नाइट्राइल इज द सफिक्स दैट इज यूज्ड फॉर द फंक्शनल ग्रुप साइनाइड। तो इसका मतलब साइनाइड कंपाउंड में आपको पोजीशन आइसोमरिज्म के बारे में सोचना है। अब मैंने आपसे कहा सबसे पहले तो आप कंपाउंड को अंडरलाइन कर लें, फिर आप ये डिसाइड करें कि इस गिवन कंपाउंड में हम किसकी पोजीशन चेंज करके पोजीशन आइसोमरिज्म की बात कर पाएंगे। जरा आप सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। आप ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड करें मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर एल्केन नाइट्राइल टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। देखो, इस क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट का आंसर आता है 4। आप ध्यान देना, क्लास में कई बार जब इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है 4, और वो आंसर 4 कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। देखो, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें साइनाइड लेते हैं 4 कार्बन वाला, और पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए स्टूडेंट्स के माइंड में ये एक कंसेप्ट माइंड में रहता है, ये एक मिसकंसेप्ट माइंड में रहता है कि हम इसमें अगर इस साइनाइड को यहां से यहां पर शिफ्ट कर दें तो साइनाइड की पोजीशन चेंज हो जाएगी और ये पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। अब एक बात सोचिए,
अगर आप एल्केन नाइट्राइल में, ध्यान देना मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आप कंपाउंड को मार्क कर लेंगे तो उसके बाद में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसकी पोजीशन चेंज करके पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। तो अगर आप साइनेट की पोजीशन चेंज करके पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं साइनेट इस कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। क्या हम बात कर सकते हैं, साइनेट इस कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और जैसा कि हमने आईयूपैक सिस्टम में डिस्कस किया था कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो उसी के कार्बन से हमेशा प्रिंसिपल कार्बन चेन स्टार्ट होती है। तो फिर तो यहां से इस कार्बन चेन की नंबरिंग करते हुए ये हमारे पास इस कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर इस कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप साइनेट है तो क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है तो इसकी पोजीशन तो आईयूपैक रूल्स के अकॉर्डिंग हमेशा 1 ही रहेगी। आप इसको कहीं और शिफ्ट कर दोगे तो क्या उसकी पोजीशन आप यहां से नंबरिंग करके 2 करेंगे? नो। आप सोचिए, साइनेट अगर इस कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो फिर तो साइनेट के कार्बन से ही तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ना। तो इसकी पोजीशन तो फिर से 1 आएगी, इसकी पोजीशन तो फिर से 1 आएगी। इनफैक्ट आप सोचिए, एल्केन नाइट्राइल में जहां भी साइनेट प्रेजेंट होगा नंबरिंग तो उसी के कार्बन से स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। यही तो आईयूपैक रूल है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो क्या मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूं क्या? नो। उसकी पोजीशन तो 1 ही आएगी, क्योंकि इसका जो कार्बन होगा वहीं से तो कार्बन चेन स्टार्ट होगी, वहीं से तो कार्बन चेन की नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी आप कंपाउंड को मार्क कर लेंगे तो फिर आप ये डिसाइड करें कि आप पोजीशन किसकी चेंज कर रहे हैं। और क्या मैं कह सकता हूं, हम यहाँ पर साइनेट की पोजीशन के चेंज होने के बारे में तो नहीं सोचें, क्योंकि साइनेट इस कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो इसका जो कार्बन होगा वो तो कार्बन चेन का हमेशा पहला ही कार्बन होगा। तो साइनेट की पोजीशन तो आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन तो एल्केन नाइट्राइल में ऑलवेज 1 है। तो क्वेश्चन है फिर किसकी पोजीशन चेंज करें? क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन चेन में? नो। तो फिर आप किसकी पोजीशन चेंज करें? अब एक ही ऑप्शन बचता है, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच की पोजीशन चेंज करके आप एल्केन नाइट्राइल में पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर सकते हैं। कैसे? आप देखो, ये समझ में आया, दीज आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पर साइनेट की पोजीशन तो 1 ही है, पोजीशन किसकी चेंज हो रही है। हाँ, अगर हम बात करें कि इसमें रिलेशन क्या होगा तो ध्यान देना, यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है, यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन है। क्वेश्चन है, एक कार्बन कहाँ गया? ब्रांच में शिफ्ट हो चुका है। और याद करो, प्रिंसिपल कार्बन चेन में से अगर कोई कार्बन ब्रांच में शिफ्ट हो जाए तो दैट इज द केस ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। मतलब ये कंपाउंड्स यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं, ये कंपाउंड्स यहाँ पर चेन आइसोमर्स हैं। तो क्वेश्चन है फिर एल्केन नाइट्राइल में पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए करना क्या है? किसकी पोजीशन चेंज करें? आंसर है ब्रांच की। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज करके ही आप एल्केन नाइट्राइल में पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में सोच सकते हैं। कैसे? आप देखो, अब हमने कहा भी ब्रांच की पोजीशन चेंज करना है तो उसके लिए पहले ब्रांच होना चाहिए। और याद करो, ब्रांच के लिए आपको मिनिमम 4 कार्बन तो यूज करनी है। तो फिर ऐसा करते हैं, ब्रांच के लिए हम यहाँ पर मिनिमम 4 कार्बन यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास है एल्केन नाइट्राइल विद ब्रांच। अब हमें बस यहाँ पर करना क्या है, साइनेट की पोजीशन तो हमारे पास चेंज करने का स्कोप है नहीं, तो हम यहाँ पर ब्रांच की पोजीशन चेंज करें। अगर इस कार्बन चेन में हम ब्रांच की पोजीशन की बात करें तो अभी इस कार्बन चेन में ब्रांच की पोजीशन है 2। क्या इस 3 कार्बन की चेन में हम इस ब्रांच की पोजीशन चेंज कर पाएंगे? आंसर है नो। क्योंकि देखो, इसे आप फर्स्ट कार्बन पर नहीं ला सकते। अच्छा, फर्स्ट कार्बन पर क्यों नहीं ला सकते, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर साइनेट की बात करें तो देखो, साइनेट हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है। अब जरा सोचिए, क्या इस मिथाइल ग्रुप को फर्स्ट कार्बन पर ला सकते हैं क्या? नो। इसकी 4 वैलेंसी तो ऑलरेडी कंप्लीट है ना। क्या इसे थर्ड पर ले जा सकते हैं क्या? देखो, अगर आप इसे थर्ड पर लाओगे तो वो तो कार्बन चेन में इंक्लूड होकर 4 कार्बन की चेन बन जाएगी, तो फिर वो ब्रांच ही नहीं रहेगी। तो इसका मतलब इस 3 कार्बन की चेन में हम इस ब्रांच की पोजीशन को तो चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? क्या करना होगा? देखो, हमें यहाँ पर 1 कार्बन और बढ़ाना होगा। और अगर अब आप 4 कार्बन की चेन में इस ब्रांच की पोजीशन को चेंज करना चाहें तो यस, इट इज पॉसिबल। नाउ इट कैन बी शिफ्टेड ऑन थर्ड कार्बन। और इस तरह से अगर आप इसे थर्ड कार्बन पर शिफ्ट करते हैं, तो अब हम बात कर सकते हैं, दीज कंपाउंड्स आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और यहां पर समझ में आ रहा है किसकी पोजीशन चेंज हो गई? इस ब्रांच की, इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन यहां पर चेंज हो गई। तो एल्केन नाइट्राइल में क्योंकि साइनेट की पोजीशन चेंज करने का स्कोप हमारे पास है नहीं,
तो हमने ब्रांच की पोजीशन को चेंज करके यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात की है। तो अल्टीमेटली देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको दो बात का ध्यान रखना है। पहले तो आपको क्वेश्चन में कंपाउंड क्या दिया है वो आप चेक करें, और उस गिवन कंपाउंड में फिर आपको डिसाइड करना है कि आप किसकी पोजीशन चेंज करके पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि पोजीशन किसकी चेंज हो सकती है, अगर गिवन कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन चेन में तो उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। अगर कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो देखो, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तब तो पोजीशन चेंज नहीं हो पाएगी, लेकिन अदर देन कार्बन है लाइक एल्कोहल या थायो अल्कोहल या सल्फोनिक एसिड, वहां पोजीशन चेंज होने की हम बात कर सकते हैं। और या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को हम चेंज करके पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में सोचेंगे। क्लियर बात है? और क्वेश्चन देखो इसमें। मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर एल्कीन टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब जरा देखो, पहले तो कंपाउंड आपको क्या दिया है हम उसको चेक कर लें। यहां पर क्वेश्चन में इस बार कंपाउंड हमें दिया है एल्कीन। अब हम ये डिसाइड करें कि एल्कीन में हम पोजीशन किसकी चेंज कर सकते हैं। देखो, एल्कीन में पोजीशन चेंज होने के लिए हमारे पास दो स्कोप है। या तो एल्कीन में हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, या फिर एल्कीन में अगर कोई ब्रांच प्रेजेंट है तो हम ब्रांच की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। बस हमें मिनिमम कार्बन यूज करना है। चाहे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करके आप मिनिमम कार्बन यूज करो, या आप मिनिमम कार्बन यूज करके ब्रांच की पोजीशन चेंज करो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन कार्बन मिनिमम यूज होने चाहिए। तो ऐसा करते हैं, देखो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड होने के लिए आपको एल्कीन में कम से कम दो कार्बन लेने होंगे। अब क्या इस दो कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है? आंसर है नो। चलिए ऐसा करते हैं, एक कार्बन और बढ़ा देते हैं। क्या अब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है? आंसर है नो, क्योंकि अभी डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहां प्लेस करता हूं तो यहां से नंबरिंग करते हुए फिर उसकी पोजीशन 1 हो जाएगी, तो अब भी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। और अगर मैं इसमें एक कार्बन और बढ़ा दूं तो अब हम बात कर सकते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन अब हम चेंज कर सकते हैं। नाउ इट कैन बी शिफ्टेड ऑन सेकंड कार्बन, और इस तरह से हम एल्कीन में पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम 4 कार्बन की बात कर सकते हैं। तो इस केस में आंसर हो जाएगा 4 कार्बन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर आंसर हो जाएगा 5 कार्बन। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एल्केनॉल टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो, क्वेश्चन करने का तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले तो हम इसमें कंपाउंड को अंडरलाइन कर लें। कंपाउंड हमें दिया है इसमें एल्केनॉल, राइट। अब जरा देखो, अब आप ये डिसाइड करें कि एल्केनॉल में हम पोजीशन किसकी चेंज करेंगे। क्या मैं बात कर सकता हूं, एल्केनॉल में हमारे पास पोजीशन चेंज करने का स्कोप ये है कि हम OH ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं। अब जरा ध्यान देना, हालांकि देखो अगर बात की जाए तो एल्केनॉल में OH ग्रुप इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड। OH ग्रुप इस कंपाउंड का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फिर भी क्योंकि देखो इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो हम इसकी पोजीशन चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। अब क्वेश्चन है फिर इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हमें मिनिमम कार्बन कितने यूज करने हैं। चलिए ऐसा करते हैं, हम तो एक ही कार्बन से स्टार्ट करते हैं, एल्कोहल विद 1 कार्बन। क्या हम इस 1 कार्बन की चेन में एल्कोहल की पोजीशन चेंज कर सकते हैं? आंसर है नो। एक कार्बन और बढ़ाते हैं, क्या 2 कार्बन की चेन में हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि इस एल्कोहलिक ग्रुप को अगर आप यहां लाओगे तब भी पोजीशन 1 हो जाएगी। चलिए फिर एक कार्बन और बढ़ाते हैं, क्या आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं? यस, क्योंकि इस 3 कार्बन की चेन में अभी OH ग्रुप की पोजीशन 1 है। अगर आप इसे सेकंड कार्बन पर शिफ्ट कर दें तो फिर यहां पर पोजीशन हो जाएगी 2। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं, इस केस में मिनिमम कार्बन कितने हो जाएंगे? 3 कार्बन हो जाएंगे। क्लियर हो रही बात है? और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन में आपको दिया है मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो पोजीशन आइसोमरिज्म। अब इस बार आप ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर क्वेश्चन में इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है तो इसका मतलब अब यहां पर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करना है। अब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड के अकॉर्डिंग आंसर दें। पहले तो इससे पहले क्या था, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था एल्केनॉल, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन, एल्कीन। लेकिन इस बार यहां पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक कंपाउंड आपको कंसीडर नहीं करना है। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कंसीडर करना है। तो अब क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करना है और उसमें हमें मिनिमम कार्बन यूज करते हुए पोजीशन आइसोमरिज्म के बारे में लेना है। तो अब इसके लिए देखो, ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर भी यूजुअली स्टूडेंट 3 कार्बन देते हैं। और फिर से स्टूडेंट के माइंड में वही एग्जांपल आता है कि अगर हम 3 कार्बन वाला अल्कोहल ले लें और इस OH ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दें तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। देखो, यूजुअली स्टूडेंट का आंसर इसमें 3 आता है, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर 3 नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है 2 कार्बन। कैसे, आप देखो, एक बात तो पक्का है कि अगर मैं एक फंक्शनल ग्रुप लेता हूं और इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को कार्बन चेन में अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो देखो, एक फंक्शनल ग्रुप, ध्यान देना, मान लेते हैं अगर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है और इस एक फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को अगर मैं कार्बन चेन में चेंज करना चाहता हूं तो ये चेंज 2 कार्बन की चेन में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसे उठाकर यहां शिफ्ट करूंगा तब भी उसकी पोजीशन 1 ही आएगी। तो अगर मैं इस फंक्शनल ग्रुप को यहां शिफ्ट करता हूं, स्टिल इट्स पोजीशन विल बी कंसीडर्ड टू बी 1। तो एकदम माइंड में आता है कि इसके लिए फिर तो हमें 3 कार्बन यूज करने होंगे। देखो, ये बात तो सही है कि इफ वी वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन चेन, इट इज पॉसिबल इफ 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द कार्बन चेन। ये बात तो सही है, लेकिन आप सोचिए, अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला है तो ऐसा कोई बाउंडेशन तो नहीं है ना कि हमें एक ही फंक्शनल ग्रुप लेना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है तो कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप की जगह 2 फंक्शनल ग्रुप ले लें। और अगर हम यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं तो फिर तो इनकी रिलेटिव पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं 2 कार्बन एटम्स की चेन में। दोनों फंक्शनल ग्रुप को सेम कार्बन पर प्लेस कर दो तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 1-1। और आप सोचिए, अब अगर मैं दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को डिफरेंट कार्बन पर प्लेस कर दूं तो अब इसकी पोजीशन हो जाएगी 1-2। तो यहां पोजीशन है 1-1 और यहां पोजीशन है 1-2। दीज कंपाउंड्स नाउ कैन बी कंसीडर्ड एज पोजीशन आइसोमर्स। तो फिर तो यहां पर हम पोजीशन आइसोमरिज्म में मिनिमम 2 कार्बन से काम कर सकते हैं। और इसके लिए वेल नोन एग्जांपल है, देखो, डाइक्लोरोइथेन और अगर आप कंपाउंड लेते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। इसका मतलब आपको पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम 3 कार्बन नहीं 2 कार्बन यूज करने हैं। 2 कार्बन के साथ में आप पोजीशन आइसोमरिज्म की बात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 कार्बन। और यहां पर अब मैंने कंपाउंड अपनी चॉइस का लिया है क्योंकि यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा था, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड नहीं लिखा था। क्या बात क्लियर है? जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कंपाउंड आपको स्पेसिफिक दिया हुआ था। जैसे यहां पर आपको दिया था एल्केनॉल, तो आपको एल्केनॉल ही कंसीडर करना है, फिर आप अपनी चॉइस से कोई कंपाउंड कंसीडर नहीं कर पाएंगे।